Economic is related with what is happening in the economy. ठीक है, so it may be related with your saving, जो economics में आप पढ़ते हो, that is the rate of investment, rate of saving, that is related with interest rate prevalent in the economy, that is being related with inflation or deflation, boom period चल रहा है कि depression period चल रहा है market में. So about these all factors are being included in your economic environment, right? So economic environment is related with the economic structure of our economy. Economy में क्या हो रहा है, ठीक है. Economic structure में we can include public sector का share कितना है, private sector का share कितना है. So this all is being included in your economic environment, right? So he has given us few examples, import or export rate, right? Budget हमारी गवर्नमेंट का कैसा है, these all are being included. GNP, gross domestic product, आप नेशनल इनकम में हमने आपको करवा दिया होगा. बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ठीक है, which is the difference of import and exports, नेगेटिव में जा रहा है कि पॉजिटिव में जा रहा है. So these all are the economic tendencies which are being the part of your economic environment. तो इन सारी चीजों के बारे में yes, बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है. How the economic environment, ये ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग वैसे. How the economic environment is going to affect our business house. For example, अगर मार्केट में रहने वाले लोगों की या हमारी इकोनॉमी में रहने वाले लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्पोजेबल इनकम? लाइक वॉट एवर इनकम दे आर अर्निंग, उसमें से जो पार्ट वो परचेज करने के लिए यूज करते हैं, इट मीन्स कि दैट पार्ट ऑफ द इनकम विच दे आर विलिंग टू स्पेंड अपॉन the purchase of different goods and services, that is named as what? Disposable income. If the disposable income of the citizens of our country has increased, then definitely it is going to affect the every sector of our economy. Like automobile industry effect हो सकती है, apparel industry effect हो सकती है, क्योंकि लोग अब ज्यादा खर्च करेंगे. जब ज्यादा खर्च करेंगे तो कोई भी आइटम के ऊपर वो परचेज पे खर्चा कर सकते हैं. इसी तरह से मार्केट में अगर होम लोन सस्ते हो गए तो हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री कैन गेट डेवलप, राइट? तो इस तरह से इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का, इकोनॉमिक फैक्टर्स का हमारी डिफरेंट इंडस्ट्रीज के ऊपर फर्क पड़ता है. सो दैट्स व्हाई ही सेज being a conscious businessman, being an alert entrepreneur, you need to be alert about these dimensions. You should be familiar about these dimensions, about these elements of business environment. Means आपकी सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है उस सब के बारे में आपको पता होना चाहिए. Then social environment हमारे रिचुअल से रिलेटेड है, हमारे कल्चर से रिलेटेड है, हमारी मॉरल वैल्यू से रिलेटेड है. लाइक हमारे इंडिया में आज भी मॉरल वैल्यू ये है कि किसी को चीट नहीं करना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, किसी को धोखा नहीं देना. तो बीइंग अलर्ट और द कॉन्शियस एंटरप्रेन्योर, आप अपनी एड में कुछ भी गलत नहीं बताएंगे, ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं दिखाएंगे जो हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करे. लाइक एक बार बहुत साल पहले एक एड बनी थी रामायण के कैरेक्टर्स को लेकर, लाइक रामायण के कैरेक्टर्स को लेके ऐसे ही कोई ऑफिसर अपने कोई एम्प्लॉय अपने बॉस से छुट्टी मांगने चाहता है और कहता है उसका बिहेवियर तो बिल्कुल रावण जैसा ही है. तो कुछ इस तरह से उन्होंने हिस्टोरिकल और मैथोलॉजिकल कैरेक्टर्स को एड में यूज किया था. तो वो एड देयर एंड देन बैन कर दी लोगों की डिमांड पे. मतलब इस तरह से आपने अपनी एडवर्टाइजमेंट में किसी भी हिस्टोरिकल कैरेक्टर या किसी भी मैथोलॉजिकल कैरेक्टर, रिलीजियस कैरेक्टर को नहीं यूज करना. सो बीइंग a social person and being the part of the society, you need to be alert enough. Otherwise लोग प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं आपके बिजनेस के अगेंस्ट, इवन डिमांड कर सकते हैं कि आपके बिजनेस एक्टिविटीज को सीज कर दिया जाए. सो दैट्स व्हाई व्हाट इज हैपनिंग इन द सोसाइटी, हाउ द सोसाइटी इज वर्किंग, सोसाइटी की आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है, लोग आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्नॉलेज कर रहे हैं तो आप उनके लिए क्या, उनकी बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं. दिस ऑल यू हैव टू स्टडी, राइट? सो दिस इज व्हाट वी कॉल सोशल एनवायरनमेंट. अंडर सोशल एनवायरनमेंट, यस, उसने जैसे अब सोसाइटी में क्या है, अभी कोविड-19 के दौरान भी क्या है, तो पीपल आर बिकमिंग मोर हेल्थ कॉन्शियस, दे आर गिविंग द प्रायोरिटी टू देयर हेल्थ, दे आर टेकिंग फैट फ्री प्रोडक्ट्स, दे आर taking sugar free product, and they consume the fresh juices daily, they consume this coconut water daily, because they just want to maintain their immunity system, right? They just want to increase the immunity level of their body. So for that purpose, अगर आपका इन चीजों में बिजनेस है और आप इन आर्टिकल्स में इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपका बिजनेस एक्सप्लोर होगा, आपका बिजनेस ग्रो ही करेगा. So for that you need to study what social trend is prevailing in our society. This is what we call social environment. जैसे उसने एग्जांपल दी, फॉर एग्जांपल यू आर रनिंग द बिजनेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स,
या आपका ऑटोमोबाइल का शोरूम है, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर आप दोनों सेल करते हैं, तो हमारे इंडिया में सोशल कस्टम ही है एक तरह का कि हम फेस्टिवल सीजन में नई चीजें खरीदना प्रेफर करते हैं. we feel good to spend during festival season. तो फेस्टिवल सीजन नवरात्रे हो गए, दिवाली हो गया, न्यू ईयर हो गया, उन दिनों में अगर आप अच्छी स्कीम्स लॉन्च करते हैं तो people will definitely get attracted and they will buy your product और आपकी सेल भी बढ़ेगी. This is what we call social environment. आपकी सोसाइटी में आपके आसपास लोगों की सोच क्या है, आपने उसको भी ध्यान में रखना है. Then we have technological. मैं बुक का सीक्वेंस फॉलो कर रही हूँ. In your book 3rd नंबर पे technological है. So टेक्निक वाइज आईटी के फील्ड में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में, कम्युनिकेशन के फील्ड में क्या क्या एडवांसमेंट आई, आपने उन एडवांसमेंट की पेस पकड़नी है और उसके साथ चलना है. अदरवाइज योर कॉम्पिटिटर्स विल लैग बिहाइंड यू, ठीक है, एंड दे विल बी बीटिंग यू इन द मार्केट. इन दैट केस you should come forward and what your competitors are doing and whatever is new in the technology that you should bring in your business house also. ठीक है, नई सोफिस्टिकेटेड मशीन्स का लगाना, अपना एक वेब पेज शुरू करना, एडवर्टाइजमेंट में एनिमेशंस को यूज करना, एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक है, और अपने कोलीग्स के साथ ई बिजनेस की हेल्प से उनके साथ क्या करना, कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना, जिसे इंटर फर्म एंड इंट्रा फर्म कहा करते थे हमारी +1 क्लास में व्हेन वी डिस्कस अबाउट ई कॉमर्स एटसेट्रा. ठीक है, सो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी आप आईटी को यूज करके कम्युनिकेट करते हैं और अपने सप्लायर्स और कस्टमर्स के साथ भी आप कम्युनिकेशन के नए नए फंडास को क्या करते हैं, यूज करते हैं, सो दैट द कम्युनिकेशन विद द अदर पार्टीज कैन बी एस्टैब्लिश्ड वेल. Technological environment includes forces relating to scientific improvement and innovations, which provide new ways of producing the goods. So सामान को बनाने के नए तरीके जब आप नई टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं तो वो भी आपका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है. फॉर एग्जांपल, recent technological advances in computers and electronics have modified the ways. कौन से ways हो गए? फॉर एग्जांपल, अब बैंक की लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है, सारा सिस्टम क्या है, नेट बैंकिंग से हो रहा है. इसी तरह से ई कॉमर्स में ऑनलाइन पब्लिक इज प्लेसिंग द ऑर्डर टू यू, आपसे सामान खरीदने का ऑनलाइन ऑर्डर वो प्लेस कर रहे हैं एंड यू आर सप्लाइंग द गुड्स एट योर डोर स्टेप. So this is the advancement of technology, this is the advancement of the communication system. ऑनलाइन ऑर्डर रिसीव कर रहे हैं, कॉल सेंटर्स हैं वो आपके ऑर्डर रिसीव करते हैं, फिर ऑर्डर को वो क्या करते हैं, आगे प्रोसेस करते हैं एंड विद इन फ्यू डेज सामान आपके डोर स्टेप तक पहुंच जाता है. दिस इज ऑल व्हाट वी कॉल ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम. बैंक्स के कॉन्टेक्स्ट में हमारा नेट बैंकिंग सिस्टम, तो ये सारा कुछ पॉसिबल हुआ है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के कारण. तो आपने भी अपने बिजनेस हाउस में ये सारी चेंजेस लेके आनी है. यू हैव टू ओपन योर ओन www, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब पेज. आप ओपन करो, मींस दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी पर्सन कहीं भी किसी भी देश में रहता है वो आपसे सामान क्या कर सकता है, मंगवा सकता है, और आप उसको सामान देयर एंड देन क्या करते हो, सप्लाई करते हो. सो दिस हैपेंस ओनली ड्यू टू व्हाट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. दिस हैपेंस ओनली ड्यू टू द यूजेज ऑफ योर इंटरनेट, राइट. सो दिस यू हैव टू use in your business field also, in your business house also. So when I see your 4th point, तो 4th में इसने political लिखा है भाई. So political के बारे में हमेशा एक ही वर्ड पे स्ट्रेस देती हूँ, what my ruling government is deciding. तो political environment में हमेशा हमारे ruling government का decision आता है. At present सेंटर में हमारी ruling government कौन है, बीजेपी है. तो जो भी उसका पैनल ऑफ मिनिस्टर डिसीजन लेगा वो पूरी कंट्री को मानना पड़ेगा. हमारी स्टेट में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तो जो यहाँ पे हमारा चीफ मिनिस्टर उसका पैनल ऑफ मिनिस्टर्स डिसीजन लेंगे, ठीक है, अपनी विधानसभा में, वो सारा हमें मानना पड़ेगा स्टेट के लोगों को. तो स्टेट के लोगों को अब लॉकडाउन है, वीकेंड, तो वी आर फॉलोइंग दैट रूल्स ना. 5 बजे शॉप्स बंद होनी है, आज से 6 बजे शॉप्स बंद होनी है. तो दिस इज व्हाट पॉलिटिकल डिसीजन. तो बिजनेस हाउसेस को ये सारे फैक्टर्स को माइंड में रख के चलना पड़ेगा. कोई अभी आपने देखा कि 6 बजे के बाद कोई शॉप खोल के बैठा हो, बिकॉज दे आर फॉलोइंग द प्रोटोकॉल्स. सो व्हाटएवर द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड, इवन द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज डिसाइडेड, डीसी ने ऑर्डर किया है, तो वी हैव टू फॉलो एवरी रूल, वी हैव टू फॉलो एवरी प्रोटोकॉल. दिस इज व्हाट वी कॉल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. रूलिंग गवर्नमेंट के जो डिसीजन होते हैं. इसी तरह से वो एग्जांपल देके आपको बता सकता है, डीमोनेटाइजेशन कौन सा एनवायरनमेंट है. डीमोनेटाइजेशन वाज द डिसीजन ऑफ आवर मोदी गवर्नमेंट इन 2016. So that was a decision of my ruling government. So that was an example of your political.
एनवायरमेंट, रूलिंग गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेती है वो सारे पॉलिटिकल एनवायरमेंट है। जैसे उसने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी, 1991 में रूलिंग गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था एलपीजी का, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का, so that was an example of your political decision. Last but not the least is illegal. हमारी कंट्री के डिफरेंट कोर्ट्स, वो चाहे हाई कोर्ट्स हैं, चाहे आपके सुप्रीम कोर्ट्स हैं, नेशनल कोर्ट्स हैं, वो जो भी डिसीजन लेते हैं, उन्हें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, जो भी वो डिसीजन लेते हैं, वहां पे बैठी ज्यूरी वो एक्ट की फॉर्म में होता है, वो पार्लियामेंट हाउस में एक्ट भी पास हो जाता है। सो वो जो डिसीजंस होंगे वो भी हमारे एक बिजनेसमैन को अपने माइंड में रख के चलना है, उन एक्ट्स को, उन रूल्स और रेगुलेशन को हम इग्नोर नहीं कर सकते। सो ही हैज गिवन मी सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट एक्ट्स, लेट मी राइट फ्यू नेम्स। जैसे 1956 में कंपनीज एक्ट बना था हमारे इंडिपेंडेंस के 8 साल बाद। आज इस एक्ट को 2013 में हम लोगों ने क्या किया था, मेजर, 2009 में भी चेंजेस आई थी, 2013 में मेजर चेंजेस आई थी कंपनीज एक्ट में, ठीक है। तो हमारे एक अवेयर बिजनेसमैन को इन एक्ट के बारे में नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। देन वी हैव, पहले इसको हम कहते थे फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, पहले हम लोग इसे फेरा कहा करते थे, अब ये फेमा, अर्लियर इट्स नेम वाज फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, अब इसका नाम क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। मींस जब कभी भी आपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में डील करना है तो आपने इस एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो करना है। आपको +1 में इंपोर्ट प्रोसीजर और एक्सपोर्ट प्रोसीजर करवाया होता है, तो जब आप बाहर से सामान मंगवाते हो इंडियन करेंसी में, वो पेमेंट नहीं एक्सेप्ट करते भाई, वो पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं हमारी फॉरेन करेंसी में। तो आपने अपनी इंडियन करेंसी को फॉरेन एक्सचेंज में कन्वर्ट करना है, उसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है दैट एज अ बिजनेस हाउस यू हैव टू फॉलो, ठीक है। देन ट्रेड यूनियन एक्ट, अगर आपकी फैक्ट्री में 20 या 20 से ज्यादा लोग काम करते हैं तो परमिट देम टू मेक अ यूनियन, तो वहां पे काम करने वाले लोग और एम्प्लॉइज अपनी एक यूनियन बना सकते हैं। इस ट्रेड यूनियन के एक्ट्स भी, के रूल्स भी आपको पता होने चाहिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तो मेरा अलग से कोपरा एक चैप्टर भी है, बिजनेस स्टडी के, आपको पता है ना 2 बुक्स है। ये 1986 में एक्ट पास हुआ था, जिसमें अगर आप किसी कंज्यूमर को कोई हजार्डियस प्रोडक्ट बेचते हैं या कोई मल प्रैक्टिसेस में एंगेज होते हैं या किसी के साथ कोई धोखाधड़ी करते हैं, तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग कंज्यूमर फोरम में जाके आपके अगेंस्ट, सेलर के अगेंस्ट केस कर सकता है। तो इसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, और ट्रिब्यून में वीक में एक बार कंज्यूमर के केसेस के बारे में एक छोटा सा कॉलम आता है। बीइंग कॉमर्स स्टूडेंट यू शुड बी अलर्ट, यू शुड बी अवेयर इनफ कि कोर्ट के डिसीजन, कंज्यूमर फोरम के डिसीजन कैसे होते हैं और किसके फेवर में जाते हैं। कभी डिसीजन कंज्यूमर की फेवर में जा सकता है, कभी सप्लायर और सर्विस प्रोवाइडर की फेवर में भी जा सकता है, ठीक है। तो हो सकता है कि कंज्यूमर ने गलत ही केस कर दिया हो, तो द ज्यूरी डिडंट फाइंड द सप्लायर द गिल्टी ऑफ द क्राइम और गिल्टी ऑफ द एलिगेशन, सो इन दैट केस दे मे एग्जम्प्ट द सप्लायर, और कोई भी फाइन और पेनल्टी देने को नहीं बोलते। सो कंज्यूमर केसेस हमारे ट्रिब्यून के किसी एक पर्टिकुलर डे में, इस एक पर्टिकुलर पेज के ऊपर कंज्यूमर कोर्ट के केसेस आते हैं, तो आप उसे पढ़ा करो। अब लीगल में और हम लोग क्या इंक्लूड करते हैं, जैसे किसी भी वेब सीरीज में या किसी मूवी में अगर कोई ड्रिंकिंग का सीन दिखाया या स्मोकिंग का सीन दिखाया, तो लीगल रिक्वायरमेंट है, नीचे आपने एक कैप्शन जरूर देनी है, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ और इट इज इंजurious टू हेल्थ। सिमिलरली अगर बेबी, इन्फेंट बेबी का कोई फूड सप्लीमेंट है, तो उसके ऊपर आपने लिखना है मदर्स मिल्क इज बेनिफिशियल फॉर द चाइल्ड, राइट। मेडिसिन की बोतल के ऊपर लीगल रिक्वायरमेंट है, कीप अवे फ्रॉम द रीच ऑफ द चिल्ड्रन और ड्राई इट इन द कोल्ड स्टोरेज, ठीक है, कीप इट इन द कूल प्लेस एटसेट्रा, और इतने डिग्री में रखो। ये सारी हमारी क्या है, लीगल रिक्वायरमेंट है, जो अगर आप इन प्रोडक्ट्स में डील करते हैं तो जो भी लीगल रिक्वायरमेंट है, इवन सिगरेट के पैकेट के ऊपर भी इंजurious टू हेल्थ और साथ में वो खोपड़ी का साइन बनाना डेंजर का, राइट। तंबाकू प्रोडक्ट्स के ऊपर भी ऐसा ही लिखना, इन टेकिंग ऑफ तंबाकू इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ। तो इस तरह से सारी इंडिकेशंस ये लीगली रिक्वायर्ड है। अगर आप इन चीजों में डील कर रहे हैं तो आपने ये लीगल कैप्शन और लीगल वार्निंग उन पैकेट्स के ऊपर, और अगर स्क्रीन में कुछ दिखा रहे हैं तो स्क्रीन पे आपने ये सारे मैसेज अपने कंज्यूमर्स तक, अपने प्रोस्पेक्टिव व्यूअर्स तक पहुंचाने हैं। दिस इज आवर लीगल रिक्वायरमेंट, राइट। और एवरी बिजनेस हाउस इज सपोज्ड टू फॉलो दीज conditions whatever is being legally required. Then we have LPG, और LPG के बारे में इंडियन इकोनॉमी में मैम आपको करवा देते हैं, that I will be taking during revision days, किसने क्या लिखा है, और डायरेक्टली ये टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं रहता। Then we have impact of, last topic I am reading, लास्ट टाइम तो ये उसने डिलीट कर दिया था कोविड के कारण, अब तो वही सारा सिलेबस जो डिलीट हुआ था वो कहता है दोबारा से सारा इस सेशन वाले बच्चों को सारा करना है।
अगर टॉपिक का नाम, लेट मी राइट इट ऑन द बोर्ड। लोगों ने भी अब वैट नहीं लगाना, हम लोगों ने जीएसटी के साथ चलना है। गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी में चेंजेस आएंगे, अकॉर्डिंगली वी विल बी पेइंग द डिफरेंट रेट ऑफ टैक्स टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। सो दिस ऑल इज टू बी डन, and whatever changes our government is bringing in the economic structure, that same changes and rules and regulation you need to follow. आपको वो रूल्स एंड रेगुलेशन सारे फॉलो करने हैं जो गवर्नमेंट आपसे एक्सपेक्ट करती है फॉलो करने को। सो वन इज इंक्रीजिंग कंपटीशन। गवर्नमेंट ने मोनोपोली खत्म कर दी है, अब कोई भी मोनोपोलिस्ट नहीं है, मींस अ सिंगल प्रोड्यूसर ऑफ अ थिंग और अ सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। गवर्नमेंट इज परमिटिंग एवरीवन to enter in the same line of the business, तो increasing competition, या जब कंपटीशन इंक्रीज होता है तो आपको उस कंपटीशन को बीट करने के लिए अपने प्रोडक्ट को पहले से भी अच्छा बनाना। तो ये हमारे बिजनेस और इंडस्ट्री में चेंज आई, क्योंकि मोनोपोली उनकी खत्म हुई, क्योंकि गवर्नमेंट ने मोनोपोलिस्टिक एक एक्ट हुआ करता था भाई, MRTP एक्ट, मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, वो अबॉलिश करके अब हमारे गवर्नमेंट ने कंपटीशन एक्ट इंट्रोड्यूस किया। सो गवर्नमेंट ने जब कंपटीशन एक्ट इंट्रोड्यूस किया तो उसके अकॉर्डिंग अब कोई भी किसी से मनचाहा प्राइस नहीं ले सकता, क्योंकि आप जैसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं बिल्कुल सेम वैसा आपका कॉम्पिटिटर भी बेच रहा है। सो कॉम्पिटिटर को बीट करने के लिए यू नीड टू ब्रिंग द इम्प्रूवमेंट इन योर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। तो इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन का हमारे जैसे कस्टमर्स को फायदा, एक तो हमारी वाइडर चॉइस हो जाती है, अगर कोई एक सप्लायर हमें वो सामान महंगा देता है तो हम दूसरे के पास शिफ्ट हो जाते हैं, हम उसका यूज करना शुरू कर देते हैं। तो ये कंपटीशन कई बार हमें एमएनसीज का भी फेस करना पड़ता है। तो एमएनसीज मनी वाइज उनके पास कोई कमी नहीं रहती, टेक्नोलॉजी उनकी एडवांस रहती है, तो इनको बीट करने के लिए यू विल आल्सो बी ब्रिंगिंग फ्यू चेंजेस, few advancements in your product so that you can beat the foreign companies who are producing the similar type of product as you are producing. More demanding customer, पुराने जमाने चले गए 1940 के और 50 के, जब आप कस्टमर को चीट कर देते थे, जो आप बेचते थे वो बिक जाता था या वो खरीद लेते थे। मेरा आज का कस्टमर बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो गया है। माय कस्टमर इज एजुकेटेड कस्टमर, माय कस्टमर इज कॉन्शियस एनफ, रादर टुडेज world, in today's economy, I call customers are the king of the market, consumers are the king of the market. तो राजा महाराजाओं को थोड़ी ना आप नाराज कर सकते हैं, consumers are the king of the market, या consumer is the king of the market, is the king of market, इस कर लेते हैं, consumer is king of the market, ठीक है। तो whatever they demand, whatever they desire, पहले था जो आप बनाते थे वो बिक जाता था, अब आप बनाएंगे ही वही जो कंज्यूमर को चाहिए, ठीक है, क्योंकि ही इज कंसिडर्ड एज द किंग ऑफ द मार्केट। तो इसके कारण भी हमारी इंडिया में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बन गया 1986 में। तब हमारी गवर्नमेंट ने बोला कि कंज्यूमर को कोई भी बिजनेस हाउस चीट नहीं कर सकता, तो आपने उनकी डिमांड्स के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस करना है, व्हाटएवर दे डिमांड दैट ओनली यू विल बी प्रोड्यूसिंग, दैट ओनली यू विल बी सप्लाइंग। थर्ड पॉइंट करवा के आई विल बी वाइंडिंग अप टुडेस लेक्चर, रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल कंटिन्यू टुमारो। रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, जैसे ही कंपटीशन कहता है इंक्रीज हुआ, अब उस कंपटीशन ने हमें फोर्स किया कि हमारे कॉम्पिटिटर्स ने अगर नई टेक्नोलॉजीज को यूज करना शुरू किया है तो हमें भी अपने बिजनेस हाउसेस में वो चेंजेस लेके आनी पड़ेगी। न्यू टेक्नोलॉजीज मेक इट पॉसिबल टू इम्प्रूव, मशीन में इंप्रूवमेंट होगा, उसका वर्किंग कैपेसिटी बढ़ेगी, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनेंगे। पहले सारे प्रोडक्ट हैंडलूम के फॉर एग्जांपल हैंड से बनते थे मैनुअली, अब वही काम मशीनों से होता है। तो यू नो मैनुअल वर्क और मशीन के वर्क में फिनिशिंग का बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। The rapidly changing technological environment creates some challenges before the smaller firms. और आज जो हमारी स्मॉल इंडस्ट्रीज है उनको ये टेक्नोलॉजी के फील्ड में अपग्रेडेशन करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, बट in order to have a pace with the existing firms in the market, you need to bring these technological advancements in your business cycle also. आपको अपने बिजनेस सर्कल में, अपने बिजनेस साइकिल में ये एडवांसमेंट्स लेके ही आनी पड़ेंगी, दो इट इज अ बिग चैलेंज टू यू। यही टॉपिक का नाम ही यही है। गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम जो चेंजेस करी, उन चेंजेस का मेरे बिजनेस और इंडस्ट्री पे क्या फर्क पड़ता है, क्या असर पड़ता है, इम्पैक्ट का मतलब असर पड़ता है। So you have to study here and there, you have to see the impact of each and every step being taken by your competitor, by your government, by the consumer. You can't ignore any single sector of the economy. If you really want a long-term sustainability of you in the market, अगर आप अपनी कंसर्न को एक गोइंग कंसर्न की तरह लगातार 50-25 सालों तक चलाना चाहते हैं,
then you need to see the impact of these policy changes on your business, on your industry. Then only you can survive, then only you will be able to grow. So this was the crux of the topic. First 3 points we have discussed. Rest of the things we will continue tomorrow, right?